वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये जो कंपाइलेशन है इसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज चलेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करते हुए चलेंगे। इस कंपाइलेशन को स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न है वो है सबा नूर ने जो रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने बोला था कि सर आप कंपाइलेशन इकोनॉमी का ज़रूर करवाइए। तो यहाँ पर हम पेज वाइज नहीं चलेंगे, जैसा आप स्टार्टिंग में यहाँ पर देख रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, रिलेटेड हैं, जो शब्दावली हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कवर अप करें। एक टॉपिक है जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। हमेशा आपको एक क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल ही जाता है, शायद ही कोई ऐसा साल जाता है जब आपको वो क्वेश्चन वहाँ पर देखने को ना मिले। तो क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनसे रिलेटेड, उनको यहाँ पर आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। कोई भी आपका सजेशन फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अब तो दोस्तों, बात करें हम पंचवर्षीय योजनाओं की, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है कि 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, कौन सा प्लान कब से कब तक था, मतलब ईयर वाइज आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1951 से लेकर 56 तक, यानी कि 1951 से 56 तक ये था हमारा पहला 5 ईयर प्लान। कौन से मॉडल पर ये बेस्ड था? तो हेरोल्ड डोमर, इस मॉडल पर ये बेस्ड था, ये याद रखना है। कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्यों किया गया? अभी हम समझिए 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको लागू किया गया। अब मतलब देश बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में ही था और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखें तो कृषि पर फोकस करना एक मतलब मेन वही थी कि प्रायोरिटी की कृषि पर फोकस किया जाए। रीज़न भी कि हम एक कृषि प्रधान देश थे और यही एक उस समय समझ थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि से ही हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि पर ध्यान वहाँ पर दिया गया। मूल्य स्थिरता, क्योंकि बेतहाशा महंगाई ना हो उससे बचने के लिए यहाँ पर कोशिश करी गई। बिजली और परिवहन, ये दो इम्पॉर्टेंट पोर्शन थे जिन पर ध्यान दिया गया, क्योंकि देश अभी बिल्कुल बिगनिंग में था कि अगर इंडस्ट्री के बारे में भी आप सोचोगे तो तभी सोच पाओगे जब परिवहन की सुविधाएं होंगी। अगर कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेंगी? तो जो बेसिक चीज़ें थी उन पर यहाँ पर फोकस किया गया। आगे बात करें तो योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह एक सफल योजना मानी गई। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि IIT ये कौन से 5 ईयर प्लान के तहत इनको स्टार्ट किया गया, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही 5 IIT जो थे वो शुरू किए गए। UGC इसकी स्थापना की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको नेशनलाइज किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी बांध ये शामिल हैं। तो ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप देख लो ये आप सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देश जब हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में था, देश जब बिल्डअप होने स्टार्ट ही करा था, उस ड्यूरेशन पर ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको कृषि को डेवलप करना है तो आपको डैम्स बनाने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और मतलब बिजली की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो चाहिए, तो बिना डैम से कैसे ये पॉसिबल है? ठीक है, अब IIT मतलब आपको एक इस तरीके का एक क्राउड क्रिएट करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो, तो उसके लिए IITs की ज़रूरत थी। अब UGC मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी भी ज़रूरत यहाँ पर थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। तो ये सारी बातें थी 5 ईयर प्लान के बारे में, जो पहला 5 ईयर प्लान है 1951 से 56 के बीच। इसके बाद बात करें दूसरे 5 ईयर प्लान की, जो कि 1956 से लेकर 61 तक रहा। इसको क्या बोला जाता है? महालनोबिस योजना भी इसको कहा जाता है, और जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर रखा गया था। तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी उद्योग पर ध्यान यहाँ पर केंद्रित करा गया। पहला वाला था एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर और ट्रांसपोर्टेशन पे। दूसरे का फोकस रहा किस पे? जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज करा जाए चीज़ों को, देश को।
विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने का सुझाव इसके अंदर दिया गया। मुख्य फोकस था कि अब कृषि से हटकर आप उद्योग की तरफ जाएं। मतलब पहला एग्रीकल्चर था जिस पर बेस्ड हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना था, फिर तुरंत मूव ऑन करा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहली योजना के दौरान की कीमतों में आई 13% की गिरावट की तुलना में काफ़ी अधिक थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं और 5 इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अनुसंधान संस्थान के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। और दूसरी औद्योगिक नीति जो कि पहली कौन सी थी आपकी 1948 वाली थी, यहाँ पर आपकी दूसरी औद्योगिक नीति जो थी उसको भी इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आगे मूव ऑन करें इसमें, तो वो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेके 1966 तक चली। और ये जो है आपकी सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती इनके सुझाव पर थी। इसने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 का जो भारत चीन युद्ध था उसने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और इसलिए युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जैसी जैसी परिस्थितियां होती गई वैसे वैसे चीज़ें यहाँ पर चेंज होती चली गई। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे कि आपका चीनी आक्रमण 1962 का, भारत पाक युद्ध 1964 और 1965-66, इसके दौरान भयंकर सूखे के कारण इस निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सका। जो ये इस थर्ड 5 ईयर प्लान के जो टारगेट्स थे उनको अचीव नहीं किया जा सका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो आपका PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको शुरू किया गया। FCI 1964 में पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण के लिए स्थापित किया गया। तो FCI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ 1964 में, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई। अब ये वार्षिक है, पंचवर्षीय नहीं है, अभी तक हम पंचवर्षीय देख रहे थे। ये आपकी 1966 से 69 के बीच में कृषि में व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देने को आवश्यक बना दिया। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई। इसमें बीजों को अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरकों का जो फर्टिलाइजर्स थे इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जो इरिगेशन है उस क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया गया। वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया यानी कि एब्जॉर्व कर लिया। जो झटके हमें तीसरी वार्षिक पंचवर्षीय योजना के थ्रू मिले थे, क्योंकि उस समय जो अप्रत्याशित घटनाएं हुई थी, भारत पाक युद्ध, भारत चाइना युद्ध और भयंकर सूखा, तो उससे यहाँ पर ओवरकम करने में हेल्प हुई। इसके बाद आती है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के बीच में रही। हरित क्रांति प्लस भारत पाक युद्ध और गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर 14 प्रमुख भारतीय बैंक जो थे इनको नेशनलाइज किया गया 1969 में, और 1980 में 6 और बैंक थे जिनको राष्ट्रीयकृत किया गया। मुख्य फोकस कृषि की विकास दर पर था ताकि अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। खराब मानसून के कारण आगे के 3 साल ठीक नहीं गुजरे। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें रही। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण भी इसी दौरान किया, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ घटित हुआ है, मेन बातें यही पूछी जाती हैं, क्या कुछ रहा उस पूरे ड्यूरेशन में। आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। टेन्योर आपको याद रखना है 74 से 79। इसने दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। एक था आपका गरीबी का उन्मूलन, गरीबी हटाओ, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये एग्जैक्टली पूछा गया है कि गरीबी हटाओ ये जो उद्देश्य रहा कौन सी पंचवर्षीय योजना का रहा, तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना, आय का बेहतर वितरण और बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख साधनों के रूप में यहाँ पर देखा गया। जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने योजना को 1979 में समाप्त होना था, उससे पहले ही इसको समाप्त कर दिया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इस दौरान मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और अंत्योदय कार्यक्रम स्टार्ट किए गए और आरबीआई का मुद्रा नीति नियंत्रण इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। इसके बाद आगे हम बात करें रोलिंग प्लान की, तो रोलिंग प्लान का टेन्योर हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखना है 78 से 80 के बीच में, 1978 से 80 के बीच में। पहली 6 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 प्रकार की योजनाएं वो जिसमें 1-1 वर्ष की थी, और 3 से 4 वर्ष और 15 से 20 वर्ष। जनता सरकार ने 1978 से 1983 की अवधि के लिए एक योजना तैयार की। हालांकि जनता पार्टी की सरकार केवल 2 वर्षों तक चली। 1980 में कांग्रेस सरकार सत्ता में लौटी और फिर से एक अलग प्रकार की योजना यहाँ पर शुरू की गई। छठी योजना की बात करें 1980 से 85 तक, फोकस किस बात पर रहा? फोकस रहा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, औद्योगिकी का आधुनिकीकरण यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी सुनिश्चित करना, और परिवार नियोजन आदि के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना। नाबार्ड की स्थापना इस दौरान हुई और वो हुई आपकी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर, और संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को हुई और नेहरू समाजवाद का यहाँ पर अंत किया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा आपका छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 के बीच में रही। इसके बाद आगे हम बात करें 7वीं योजना की जो कि 1985 से 1990 के बीच में। ये दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यहाँ पर मुख्य फोकस की बात करें तो योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि करना, ये मेन फोकस रहा। योजना बहुत सफल रही और अर्थव्यवस्था ने 5% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 6% की वृद्धि दर प्राप्त की। इंदिरा आवास योजना 1985, जवाहर रोजगार योजना 1989 और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किए गए। इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया। नियोजन के मूल सिद्धांतों जैसे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के आधार के रूप में इनको कायम रखा गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये आपका 1992 से 1997 के बीच में रही, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, इसको ये पॉइंट याद रखिएगा। 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के दौरान प्रमुख मुद्दे रहे। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर नीतिगत उपाय यहाँ पर किए। 8वीं योजना अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हुआ विकास विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो एरिया है, निर्यात और आयात में हुई वृद्धि, व्यापार में और चालू खाता घाटा में यहाँ पर सुधार किए गए। एलपीजी
यहाँ पर मतलब जो आपका एलपीजी सुधार थे वो यहाँ पर करे गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और आरपीडीएस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना और मध्याह्न भोजन योजना 1995 की, ये सब स्टार्ट किया गया। और भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। यह पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों में जारी रखी गई व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये आपकी रही 1997 से 2002 के बीच में। इसे 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया था: जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ावा देना था। और इसी क्रम में ये योजनाएं लाई गईं, जिसमें आपका टीपीडीएस अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और गंगा कल्याण योजना 1997। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2002 से 2007 के बीच में रही। इसमें भारत विजन 2020 जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ग्रामीण निर्माण योजना तृतीय। इसके अलावा राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005, नरेगा 2005, 2 फरवरी 2006 को इसको फाइनली वो करा गया, और 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 8% जीडीपी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की कमी लाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। 10वीं योजना अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य, और 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर में कम से कम 50% की कमी लाना इसका एक लक्ष्य था। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि में दशकीय दर में 16.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि के भीतर साक्षरता दर को 72% और 2012 तक 80% तक ले जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण को 25% तक और 2012 तक 33% लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियां और 2012 तक अन्य अधिसूचित हिस्सों की सफाई का लक्ष्य इस योजना में रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 2007 से 2012 के बीच रही। इसके योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 अधिनियम इसको स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, सबला योजना 2010 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, और समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पर शुरू करा गया। तीव्र और समावेशी विकास को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब गरीबी घटाना। सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर यहाँ पर जोर दिया गया। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य, पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि, मतलब उनकी जो वृद्धि दर थी उसको क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना, ये एक लक्ष्य था। देखिए ये परसेंटेज एज इट इज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पर लाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, और कृषि विकास में 4% तक का यहाँ पर बढ़ाने का उसको लक्ष्य रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है और जो आखिरी है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। तो क्या कुछ इसमें टारगेट रखे गए उनको देख लेते हैं। भारत सरकार की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.2% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। इसका जो मुख्य विषय था वो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास है। 1 अप्रैल से 2017 से 3 वर्षीय कार्य योजना, नीति आयोग को 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट और 7 साल की रणनीति पर काम सौंपा गया, जो 2030 तक सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। 3 साल की कार्य योजना और 7 साल की रणनीति 2030 तक
15 साल का विजन दस्तावेज। नई प्रणाली के तहत सूत्रों ने कहा कि राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि फंड प्रवाह के कम होने की संभावनाओं का सामना किया जा सके। तो ये सब कुछ थे आपके 5 ईयर प्लान के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इनको आप ज़रूर याद रखें। और कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं जो आपको याद रखना है। टेन्योर याद रखिएगा, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा इस कंपाइलेशन PDF के अंदर का ही रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो टिल देन पढ़ते रहिए और मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।